हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 5 नवंबर। तो 5 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड खबर देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको देते हैं एक क्वेश्चन घर के लिए, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। तो यूपीएससी प्री में ये वाले क्वेश्चन आपको अगर आप ओल्ड पेपर उठा के देखेंगे तो वहां से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो देखो, पहली न्यूज है आपके सामने कि भाई देखो, नेपाल के अंदर क्या है, अर्थक्वेक आया। तो ये जो अर्थक्वेक आया, यहाँ पर क्या है, 157 से ज्यादा लोग मर गए, ठीक है। अब ये जो अर्थक्वेक आया, इसका इम्पैक्ट कहाँ तक देखने को मिला, न्यू दिल्ली तक हमें इसका काफी ज्यादा मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला। तो क्या है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अर्थक्वेक जो आया अभी, वो न्यू दिल्ली में, वो नेपाल के अंदर आया या फिर न्यू दिल्ली के अंदर आया? नहीं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जैसे ये अर्थक्वेक आया, तो अब जैसे मान लीजिए ज्यादा अर्थक्वेक आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो माउंटेन्स बनाए, ये माउंटेन की रेंज बना रहा हूँ, ठीक है। अभी माउंटेन की रेंज है, इसका नाम दिया मैंने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। और ये मैंने दूसरे पहाड़ बनाए, ठीक है, इनको मैंने नाम दिया यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पर आप ज्यादा कहाँ पर अर्थक्वेक फील करेंगे, है ना। जो अर्थक्वेक एक्टिविटीज होंगी वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको, या फिर यंग फोल्ड माउंटेन्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये फोल्ड देखो, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारी जो अर्थ सरफेस होती है, इसमें क्या होती है, ये प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। काफी सारी प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, है ना। इन टकराने के कारण क्या होता है, फोल्डिंग होती है वो प्लेट्स की, ठीक है, एक दूसरे पे और चढ़ जाती हैं। तो इनके चढ़ने के कारण क्या है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, जो बहुत साल, लाखों साल पहले इस तरीके से फोल्डिंग हुई थी, तो वहाँ पे क्या नई कोई फोल्डिंग नहीं हो रही, तो वहाँ कोई सिस्मिक एक्टिविटी ना होने के कारण यहाँ पर हमें अर्थक्वेक नगण्य दिखते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। परंतु जो नए हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जहाँ पर अभी फोल्डिंग जारी है, जहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं, टकरा रही हैं, एक दूसरे मर्ज हो रही हैं, तो वहां पर क्या है, एक दूसरे के टकराने के कारण अर्थक्वेक सिस्मिक एक्टिविटीज हमें वहां देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, नेपाल कहाँ पर लोकेटेड है, हिमालयाज के अंदर, और हिमालयाज क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें अर्थक्वेक इसलिए देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन गया कि भाई यंग फोल्ड माउंटेन्स में क्यों है, क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन्स के अंदर सिस्मिक एक्टिविटीज अभी जारी है, वो नवीन पर्वतों का निर्माण कर रहे हैं, और नवीन पर्वतों के निर्माण के क्रम में ही अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। जब भी आपस में दो चीज टकराएंगी तो वहां पर कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो आज ये इसको थोड़ा सा समझते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सामान शब्द मतलब इजी वे में अगर हम अर्थक्वेक को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, पृथ्वी का हिलना, या फिर जहां पर क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा, जो पृथ्वी की प्लेट्स हैं उनके द्वारा कोई एनर्जी क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से सरफेस में कंपन देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, भूकंपी तरंगे हैं। इनको कैसे मेजर किया जाता है, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो ये सिस्मोग्राफ क्या होता है कि जो अर्थक्वेक की तीव्रता है, कि अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का आ रहा है, वो कैसे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, मैंने यहाँ पे अर्थ बनाई, ठीक है। अब जहां से अर्थ क्वेक स्टार्ट हुआ, मान लीजिए सेंटर अर्थ के, मतलब यहाँ तो हम रहते हैं सरफेस पे, कितने लोगों को पता है कि हम सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। तो हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, आउटर, हम अर्थ के अंदर नहीं रहते, ठीक है। तो अर्थ के अंदर नीचे की तरफ जहां से ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, उसे तो बोला जाता है फोकस पॉइंट, ठीक है। फोकस पॉइंट बोला जाता है, ये ध्यान रखें, ये पूछा गया है आईएएस प्री में, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मान कर लीजिए। व्हाट इज फोकस पॉइंट? तो फोकस पॉइंट वह पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और सबसे पहले जहां अर्थक्वेक महसूस किया जाता है अर्थ की सरफेस पे, उसे बोला जाता है एपी सेंटर, ठीक है, एपी सेंटर।
ये थोड़ा ध्यान रखें। एपी सेंटर कौन सा पॉइंट हो गया? अर्थ की सरफेस पे वह पॉइंट जहां पर सबसे पहले हम अर्थक्वेक को महसूस करते हैं उसे एपी सेंटर बोला जाता है, और जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे फोकस पॉइंट बोला जाता है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ये, अब देखिए ये जो फोकस पॉइंट है जहां पर क्या है अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, ये आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फोकस पॉइंट पे अर्थक्वेक हो रहा है, और ये जो लाइन दिखा रहा है ये फॉल्ट लाइन, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये व्हाइट वाला जो सिंबल है ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं थोड़ा सा रेड पेन से करके बताता हूँ। देखो ये जो व्हाइट लाइन है ये ऊपर की तरफ, मतलब ये वाली प्लेट तो ऊपर की तरफ खिसक गई, और ये वाली जो राइट वाली प्लेट है ये नीचे की तरफ खिसकती दिख रही है, ठीक है। तो दो प्लेट्स का मतलब अलग डायरेक्शन में घूमना, आपस में मिलना, ठीक है, ट्रांसवर्स मूवमेंट करना, तो इसके कारण क्या होता है अर्थक्वेक कंपन ओरिजिनेट होता है, और जहां पे सबसे पहले कंपन ओरिजिनेट होता है उसे तो बोला जाता है फोकस पॉइंट, और जहां पे सबसे पहले ये फील किया जाता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो उसे बोला जाता है एपी सेंटर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये फॉल्ट लाइन मतलब ये खाई बन जाना, ठीक है। जब भी प्लेट्स आपस में खिसकेंगी, इधर उधर जाएंगी या फिर आपस में टकराएंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो अब ये क्या है एक दूसरे से अलग हो रही हैं, है ना, आप खिसक रही हैं, उसकी वजह से फॉल्ट स्क्रैप्स का निर्माण होता है, ठीक है। और ये वेव फ्रंट्स हो गए कि इसमें कितनी वेव्स हैं, ठीक है, वेव्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अर्थक्वेक के जो मेजर रीजन्स हैं वर्ल्ड में, ग्लोब में, वो आप यहाँ देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यूरेशियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, नाज़का प्लेट हो गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाज़का प्लेट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए साउथ अमेरिका के जस्ट वेस्ट के अंदर ये नाज़का प्लेट आपको मिल जाएगी। पैसिफिक ओशन, ईस्ट पैसिफिक ओशन में ये नाज़का प्लेट मिलेगी, कोकोस प्लेट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलेगी, यहाँ पे जावा ट्रेंच मिलेगा यहाँ पर, है ना, खाइए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो रेड 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 मार्क है ये सारा का सारा जो मैंने मार्क किया वो नहीं, ठीक है, जो पहले से मार्क है लाल लाल लाल, है ना। तो ये क्या है, ये वाला जो है पैसिफिक ओशन के अंदर जो साउथ अमेरिका की टिप से स्टार्ट होकर नीचे नॉर्थ अमेरिका तक जाता है, फिर पूरा एक चक्कर लगाने के बाद ये नीचे की तरफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक चक्कर क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बेल्ट कहलाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया भर में हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी प्लेट्स हैं, और जब बहुत ज़्यादा प्लेट्स होंगी तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है। कोई अब टकराने का भी मोमेंटम किस तरीके से होता है, अगर मान लीजिए एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब चौड़ी हो रही है, बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन हो रहे हैं, ये डाउन ब्लॉक है, ये अप ब्लॉक है, ये ऊपर की तरफ खिसक रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, इसमें भी भूकंपीय एक्टिविटी देखने को मिलती है। कंप्रेशन, जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उसे हम कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो ट्रांसवर्स मूवमेंट हो रहा है, एक दूसरे से अलग मोमेंटम हो रहा है, एक आगे जा रही है और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसवर्स मोमेंटम बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे भी अर्थक्वेक के झटके देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये है सबडक्शन, कंप्रेशन में एक ऊपर नीचे हो गया और एक ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये क्या है, जो नीचे वाली प्लेट है और ये ऊपर वाली प्लेट ऊपर चढ़ जा रही है, तो ये सबडक्ट कर रही है, एक प्लेट के ऊपर चढ़ जा रही है, ठीक है। तो इसे सबडक्शन बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये कुछ मोमेंटम होते हैं जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। अब देखिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में अगर मैं आपसे पूछूं कितने सिस्मिक जोन हैं, ठीक है, तो कितने सिस्मिक जोन हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया में है 4 सिस्मिक जोन, 4, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। तो देखो जो सिस्मिक जोन 1 है वो तो इंडिया में नहीं है, ठीक है। 1 टाइप का भूकंप जो कितने रिएक्टर स्केल से कम का होता है, तो ये 5 रिएक्टर स्केल या इससे नीचे का होता है, तो वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए, तो जोन सेकंड में लो रिस्क जोन कहलाता है। तो ये जो लो रिस्क जोन में देखो राजस्थान का मैक्सिमम पार्ट कवर हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान, एमपी एंड सम पार्ट ऑफ द यूपी, तो ये लो रिस्क जोन में आता है, ये ध्यान रखें। तो अगर मैं पूछूं कि हाई रिस्क जोन में, वेरी हाई रिस्क जोन में कौन कौन से सेंटर्स आते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे ये जो हिमालयन बेल्ट है ये पूरी की पूरी, और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये पूरा, और सम पार्ट ऑफ द गुजरात का जो कच्छ है वहां पर, ये हमें हाई रिस्क जोन में देखने को मिलता है, जहां पर हाई इंटेंसिटी के हमें क्या है अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये देखो अब ये जोन, मान लीजिए ये जोन कौन सा है, जोन 4 है, तो जोन 4 में क्या होगा, इंटेंसिटी कितनी 8 रिएक्टर स्केल की हमें देखने को मिल सकती है। तो ये हाई रिस्क जोन हो गया, ये थोड़ा सा ऑरेंज पार्ट हो गया, और ये भी हिमालयन वाला रीजन एंड सम पार्ट ऑफ द गुजरात वाले पार्ट के अंदर मिल जाएगा। और जोन 3 है, ये मॉडरेट रिस्क जोन है, जो
मान लीजिए जो हमारा राजस्थान था, ठीक है, राजस्थान, एमपी, इधर की तरफ ये तेलंगाना, उड़ीसा, बीच का संपाट छत्तीसगढ़ का, ठीक है, और यहाँ पर तमिलनाडु वाले रीजन तक, ये सारे रीजन किस में आ रहे हैं, जोन सेकंड में आ रहे हैं। और इसके सराउंडिंग के सारे रीजन ऑल ऑफ द इंडिया अगर देखा जाए जोन थर्ड और जोन सेकंड वाले रीजन में आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये जो जोन आप थर्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको माउंटेन रेंज मिलेंगी, अगर आप देखेंगे ना ढंग से तो देखो ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स वाली रेंज हो गई सारी की सारी, ठीक है, ये बीच में विंध्यन एंड सतपुरा माउंटेन्स हो गए यहाँ पर, ठीक है, पहाड़ियाँ हो गई थोड़ी सी, ठीक है, पर अरावली का एक्सटेंशन थोड़ा इधर है, पर अरावली क्या है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं, तो यहाँ पर क्या है बिल्कुल भी ना के बराबर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है, तो इसलिए अरावली वाले रीजन में आपको अर्थक्वेक वाला बेल्ट नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड खबर है यहाँ से, IL-38S है क्या? तो देखो IL-38S है इल्यूशन, आप ये नाम अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इल्यूशन सेकंड 38S, ठीक है, ये पूरा इसकी फुल फॉर्म हो गई इल्यूशन 38 की। तो इल्यूशन सेकंड क्या है, ये इंडियन जो हमारी नेवी है उसके द्वारा कमीशन किया गया एक एयरक्राफ्ट था, जिसका मेजर काम था सर्विलेंस करना, पेट्रोलिंग करने के ये काम आता था, ठीक है। इसको USSR द्वारा डेवलप किया गया था और इसे हमारी इंडिया के द्वारा कमीशन किया गया था 1 अक्टूबर 1977 में, है ना। 1 अक्टूबर 1977 को हमने इसे USSR से खरीदा था, ठीक है। रशिया जो पहले USSR के नाम से जानी जाती थी, जिसे सोवियत यूनियन बोलते थे, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी सर्विलेंस क्षमता है उसको बढ़ाता था, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से डेटरेंस कैपेसिटी को क्रिएट करता था। अगर जैसे मान लीजिए कोई हम पे आक्रमण करने वाला है, तो हम इससे पेट्रोलिंग कर सकते थे कि कहाँ कौन सी शिप्स आ रही है, कौन से मतलब देशों के द्वारा हम पे हमले किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये एक तरीके से वॉच डॉग का कार्य करता था, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लें। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। आज ये इसको नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड खबर है मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है। ये मंकी पॉक्स वायरस से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई मंकी पॉक्स वायरस किसको हो जाता है ना, ऐसे कुछ नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस का अभी हाल ही में आपने जैसे केसेस देखे, तो ये इसके मेजर कॉजेज क्या हैं, ठीक है, ये किसके काटने से होता है या फिर किस कारण से होता है, इसके सबसे पहले केसेस कहाँ देखे गए, तो आज ये इसके बारे में देखते हैं। देखो मंकी पॉक्स वायरस क्या है, तो ये ह्यूमन ट्रांसमिशन के द्वारा भी डेवलप होता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अभी इसमें रिसर्च में पाया गया कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जो मंकी पॉक्स वायरस है सबसे पहले वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका में देखा गया है ना। सेंट्रल अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आती है, सेंट्रल अफ्रीका में जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया ना, तो ये वाली कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके केसेस सबसे पहले देखने को मिले थे मंकी पॉक्स वायरस के। इसमें क्या होता है, माइल्ड फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल पेन होता है, बैक पेन होता है, ठीक है, आपको लो एनर्जी फील होती है, आपको स्वेलिंग होती है, और सबसे ज्यादा आपकी लिम्फ नोड अफेक्ट होती है ना। तो इसमें क्या अफेक्ट होती है, लिम्फ नोड, ठीक है, ये थोड़ा देखना लिम्फ नोड्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इफेक्ट करता है मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा, लिम्फ नोड्स इफेक्ट होती है। जबकि जो स्मॉल पॉक्स का आपने नाम सुना होगा, जिसे चिकनगुनिया बोलते हैं, तो स्मॉल पॉक्स में आपकी लिम्फ नोड अफेक्ट नहीं होती। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए। तो देखिए मंकी पॉक्स वायरस के सबसे पहले केसेस 1958 के अंदर 1958 के अंदर देखने को मिले थे। 1958 में कहाँ देखने को मिले थे, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिले थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1958 के अंदर सबसे पहले जो वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में मंकी पॉक्स वायरस के केसेस देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये अब इम्पोर्टेंट है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनवायरनमेंट फैक्टर्स डिटरमाइन हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या एनवायरनमेंट फैक्टर हाइट ऑफ द चिल्ड्रन डिटरमाइन करेंगे? क्योंकि अभी जब आपने पढ़ा है कि जो जेनेटिक्स होते हैं, जैसे माता पिता होते हैं, परदादा होते हैं, दादा दादी होता है, और उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो उनके बच्चे, उनके पोतों की भी हाइट लंबी होती है, ठीक है। और जिनके माता पिता, उनके पेरेंट्स की हाइट कम होती है, तो उनके बच्चों की भी हाइट कम होती है ना। मतलब जनरली ये माना जाता है, जेनेटिक फैक्टर माना जाता है हाइट का। परंतु क्या है, एनवायरनमेंट फैक्टर भी डिटरमाइन करता है हाइट को। ये एक रिसर्च में अभी पाया गया है। तो एनवायरनमेंट फैक्टर में जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, जो भी कंडीशंस हैं, उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन लेवल है, किस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, है ना, इन चीज़ों का भी बच्चों की जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट में आ जाता है कि एनवायरनमेंट फैक्टर डिटरमाइन
द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, यस, है ना, तो आपको हाँ करके ही आना है, ठीक है। कई बार पूछते हैं स्टेटमेंट बनाते हैं। अब देखिए एक माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, बच्चों में क्या है, कुपोषण का भी एक कारण रहता है, जिसकी वजह से कम हाइट रह जाना, ठीक है, या फिर उनका वेट कम रह जाना, उनकी हाइट ज्यादा हो जाना पर वो पतले से रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। तो इनको क्या क्या बोला जाता है, देखो अंडर वेट चिल्ड्रन, अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड चिल्ड्रन और वेस्टेड चिल्ड्रन, है ना, तो इन तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अंडर वेट चिल्ड्रन का मतलब होता है कि जो बच्चे की एज है उसके मुकाबले उसका जो वजन है वो कम है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए अंडर वेट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसकी 10 साल की एज है, 10 ईयर्स का है, और इसका वेट होना चाहिए 16 kg, ठीक है। तो इसका 16 kg ना होकर इसका 10 kg वेट है, तो 6 किलो अंडर वेट रह गया, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है तो उसे अंडर वेट बोला जाता है। एज के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है तो अंडर वेट बोलते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए बच्चे की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेट नहीं है, ठीक है, या तो एज के अकॉर्डिंग नहीं था, और अब बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है, ठीक है। जैसे हाइट उसकी है 3 फुट 3 फीट का है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी 14 किलो वजन होना चाहिए, परंतु उसका वजन कितना है 8 kg है, ठीक है। तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं होने को क्या बोलते हैं, वेस्टेड चिल्ड्रन, है ना, वेस्टेड चिल्ड्रन। और तीसरे होते हैं स्टैंडर्ड चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड चिल्ड्रन वो होते हैं जिनकी, बताओ क्या होगा, तो जिनकी एज, जैसे मान लीजिए इसकी एज है स्टैंडर्ड में, जैसे मान लीजिए बच्चे की एज है 15 साल, ठीक है, तो 15 साल के अकॉर्डिंग हाइट ना होकर इसकी एज अभी 8 साल के बच्चे जैसी ही दिख रही है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग हाइट ना होना, आपको छोटे दिख रहे हैं तो उनको छोटे बच्चे दिख रहे हैं तो उनकी एज भी आपको कम लग रही है, तो उनको बोलेंगे स्टैंडर्ड चिल्ड्रन। आगे नेक्स्ट चलता है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये ट्रेन आपस में भिड़ी पड़ी है। आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में क्या हुआ, दोनों तरफ से ट्रेन आ गई एक पटरी पर और आपस में कोलाइड हो गई, भिड़ गई, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे इंडिया में कोई क्या ऐसा मैकेनिज्म भी है जिसकी वजह से हम ये जो ट्रेन के हादसे हो रहे हैं आपस में भिड़ जा रही है इनको रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, देखो ये जो एक्सीडेंट हुआ तब यहाँ पे पता किया गया, जो रिसर्च की गई, जाना गया, है ना। तो इसमें जो लोको पायलट था उसने ये बताया कि ये जो हादसा हुआ है ह्यूमन एरर के कारण हुआ है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर क्या थी कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, और एक ट्रेन उधर से आ रही है। अब क्या हुआ, यहाँ बीच में लगे होते हैं सिग्नल्स, ठीक है, यहाँ सिग्नल लगे हुए इनके सामने। अब इन्होंने क्या है, इन सिग्नल को देखा नहीं और आपस में ही भिड़ गए एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेड सिग्नल हो रखा है, उधर भी रेड सिग्नल हो रखा है, ठीक है, इधर तो ग्रीन हो रखा है, मान लीजिए एक तरफ तो ग्रीन होता है और एक तरफ रेड होता है। अब ये वाली क्या है, इस ट्रेन को यहीं रुक जाना था, मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पर, परंतु इसने जंप करके ये आगे आ गई। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा ट्रेन की लाइनें इस तरीके से होती हैं, ठीक है। अब ये आ रही है, ये इसमें आगे मिल जाएगी और ये वाली पटरी यूं चली जाएगी, ठीक है। अब ये पटरी आपस में मिल गई, है ना। अब ये वाली ट्रेन को, पीछे वाली ट्रेन को यहीं रुक जाना था, जिससे ये वाली ट्रेन आती और यूं चली जाती, ठीक है। परंतु अब क्या हुआ, ये ट्रेन भी इस लाइन पर आ गई, उसने रेड लाइन देखी नहीं, जंप कर गई, जबकि इसके लिए तो ग्रीन लाइट थी, तो ये तो आगे जा रही है, ठीक है। ये ट्रेन के आगे तो ग्रीन लाइट थी, ये तो जाएगी इधर से जाना इसको, है ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर वाले को यहीं रुक जाना चाहिए था, ठीक है, एक्स पॉइंट पे रुक जाना चाहिए था, परंतु इसने जंप करके यहाँ आगे आ गई। तो अब क्या हो गई, इन दोनों में भिड़ंत हो जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कोई सिस्टम डेवलप किया गया। तो इंडिया में इसके लिए एक डेवलप किया गया सिस्टम जिसका नाम दिया गया कवच, ठीक है। क्या दिया गया, कवच सिस्टम नाम दिया गया। तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कवच, कैसे काम करता है। तो आज ये कवच को समझते हैं कि जो ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक बहुत कारगर उपाय है, परंतु इसको क्यों नहीं लगाया जा रहा, है ना। कवच को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो कवच का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है पर, जैसे 1-2 सिग्नल्स के बीच में, है ना, पर किलोमीटर मान लीजिए, तो पर किलोमीटर 5 लाख रुपीस पड़ता है, ठीक है। तो यही एक मेजर कारण है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ये जान माल की नुकसान होता है, ठीक है। अगर हम फाइनेंशियली वो होंगे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है, ठीक है, फाइनेंशियली साउंड होना, ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सिस्टम्स को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो आज ये कवच सिस्टम को थोड़ा समझते हैं पहले, जिससे आप इस चीज़ों को समझ भी पाए और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए जो ये कवच सिस्टम है ऐसे काम करता है, जैसे मान लीजिए ये जो ट्रेन है, ट्रेन ए है, इसका नाम ट्रेन ए देते हैं, ठीक है, और इस वाली ट्रेन का जो ऊपर से आ रही है इसका नाम ट्रेन बी दे देते हैं, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया है, ठीक है।
अब जो ट्रेन ए है, जो ट्रेन बी है, तो इनके ऊपर क्या है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम लगाए जाएंगे, दोनों ट्रेनों के ऊपर लगेंगे। साथ में इन पे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना भी लगे रहेंगे, ठीक है। तो जो रेडियो एंटीना है, और यहाँ पर क्या है, साइड में टावर्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं जो कंटिन्यू सिग्नल भेजता है, जो इनकी रिकॉर्ड करता है पोजीशन को, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन ने अगर ये सिग्नल जंप भी कर दी तो क्या होगा, अगर जंप करने के बाद में ये एक अलर्ट सिस्टम भेजेगा लोको पायलट को कि आपने इस तरीके से अपनी जो रेड लाइट है उसको जंप कर दिया है और जल्द से जल्दी अपनी जो स्पीड है उसको स्लो करें। अगर ये बंदा लोको पायलट मान लीजिए सो रहा है और उसने वो मैसेज नहीं देखा, तो ये जो कवच सिस्टम है ये क्या करता है, अगर 15 किलो, अगर मान लीजिए सिग्नल भेजने के बाद में अगर ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की रफ्तार से कम नहीं होती है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा, ठीक है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट रोके भी गए हैं। तो ये कवच सिस्टम इस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। तो ये कवच सिस्टम क्या है, कब डेवलप किया गया था, ये वर्ष 2012 में इसको डेवलप कर लिया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, परंतु क्या है, फिर भी हम इसे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो कवच सिस्टम के लिए ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। अगर मान लीजिए TCAS, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इसको बोला जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ लिख भी रहा है, ये रहा ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है, वर इन प्लेस ईस्ट कोस्टल, मतलब इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और इस TCAS को ही कवच बोला जाता है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई थिंक ये कवच सिस्टम आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखिए जो कवच सिस्टम है किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये डेवलप किया गया रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आज नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही, यहीं तक थे। तो जाते जाते आपसे पूछ लेता हूँ एक होमवर्क का क्वेश्चन, बताइए, ठीक है। आपको क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन आर्टिकल 44, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 किससे डील करता है, तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर इसमें मान लीजिए आर्टिकल 4 में कोई अमेंडमेंट किया गया है तो वो बताइए, नहीं किया गया तो नहीं बताइए, ठीक है। मतलब कुछ भी चीज़ हो, अपडेटेड हो। देखो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, आर्टिकल 44 की बात कर रहा हूँ। और 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, तो इसकी प्रोविजंस भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, 2 क्वेश्चन। एक तो हो गया आर्टिकल 44, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मेजर प्रोविजंस आपको बताने हैं। और तीसरा क्वेश्चन और दे देता हूँ, बताइए एक अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है जिसे 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं, और 128वें नंबर का ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अगर हम बिल की बात करें जाए तो 128वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये किससे रिलेटेड है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये किससे रिलेटेड है, इनके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इन 3 क्वेश्चन को, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।